नमस्कार दोस्तों। नाइन्थ लेशन के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम था द लास्ट लेशन। और उस लेशन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो फ्रेंड्स था वो अपने विद्यालय में जाता है। सारी कुछ विद्यालय की स्थिति बहुत ही अजीब उसे नज़र आती है। विद्यालय ऐसा था जैसे संडे की कोई मॉर्निंग में विद्यालय रहता है, जब स्कूल बंद रहता है वैसा सन्नाटा छाया हुआ था। कक्षा में गांव के लोग भी बैठे थे और वो सभी अपना आदर प्रस्तुत करने आए थे उस टीचर के प्रति जो 40 वर्षों से वहाँ सेवा कर रहा था, लेकिन अब वहाँ से वो छोड़कर जा रहा है। और साथ में उस भाषा के लिए और अपने उस देश के लिए जिस भाषा को उन्होंने आज तक क्या नहीं किया था, ध्यान से नहीं पढ़ा था, लेकिन वो भाषा और वो अध्यापक आज उन्हें क्या करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। यही बात फ्रेंच के साथ होती है। तो फ्रेंच और आगे क्या सोचता है, आइए देखते हैं। वाइल जब आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सभी बातों के बारे में। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मुझे सुनाई दिया कि मेरे अध्यापक ने मेरा नाम क्या किया है, बोला है। तो फ्रेंच का नाम अध्यापक ने बोला है। इट वॉज माई टर्न, क्योंकि अब मेरा समय आ गया था, मेरी बारी आ गई थी, टू रिसाइट, उस पाठ को पढ़कर सुनाने की। वॉट वुड आई नॉट, क्या मैं नहीं, हैव गिवन, दे चुका होता, टू बी एबल, ये सक्षम होने में, टू से, कि मैं सुना पाऊँ, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयंकर से नियम को, डरावने से नियम को, फॉर द पार्टिसिपल, जो कि उस पार्टिसिपल का था, ऑल थ्रो, शुरू से लेकर अंत तक। फ्रेंच कहता है कि अब जब मेरी बारी आ गई थी उसे सुनाने की, तो मुझे महसूस हुआ कि यदि मुझे वो जो नियम है वो यदि शुरू से अंत तक बिना गलती के यदि याद हो जाए तो उसके बदले में मैं कुछ भी क्या कर दूंगा, दे दूंगा। और मैं उसे सुना सकूं कैसे, वेरी लाउड एंड क्लियर, कि बहुत ही बुलंद आवाज़ में और साथ में बिल्कुल साफ आवाज़ में, बिना किसी गलती के, एंड विदाउट एनी मिस्टेक, कि मैं क्या नहीं करूँ, उसमें बोलते समय किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करूँ। यदि ऐसा हो तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन आई गोट मिक्सड ऑन, लेकिन मैं तो उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों में, एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। फ्रेंच ने पार्टिसिपल का नियम बोलना शुरू किया, लेकिन प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही वो उलझ गया, भूल गया, चूक गया और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, मेरे उस डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग, जबकि मेरा जो हृदय है वो क्या कर रहा था, जोर जोर से धड़क रहा था। शायद फ्रेंच को डर लग रहा है उसके अध्यापक का। एंड नॉट डेयरिंग, इस वजह से फ्रेंच की हिम्मत नहीं हुई, टू लुक अप, ऊपर नज़र उठाकर देखने की। उलझ गया, भूल गया तो वहीं खड़ा रहा। मिस्टर जो एम हैमिल थे उनकी तरफ वो नहीं देख पाया, क्योंकि उसे डर था कि शायद उसके जो अध्यापक है वो क्या करेंगे, उसे पीटेंगे या डांटेंगे। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हैमिल, मेरे अध्यापक एम हैमिल को, टू से टू मी, कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा है। क्या कहा है, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, हे छोटे फ्रेंच। अध्यापक ने कहा कि तुम भूल गए हो, गलती कर गए हो, कोई बात नहीं है, मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पर्याप्त गलत महसूस होना चाहिए, दुख महसूस होना चाहिए, बुरा महसूस होना चाहिए। सी, देखो, हाउ इट इज, आज हमारी कैसी स्थिति हो गई है। अध्यापक ने कहा कि आज तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम सोचो तो सही, आज तुम्हारी स्थिति क्या है। एवरी डे, रोजाना, वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, हम लोगों ने खुद से ही कहा है। क्या कहा है हम लोग अक्सर रोजाना, क्या कहते हैं, वाह, अरे वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो ये काम करने के लिए बहुत सारा समय पड़ा है। आई विल लर्न इट, मैं इन सारी चीज़ों को सीख लूंगा, पढ़ लूंगा, टुमारो, कल। अध्यापकों के द्वारा कही गई बातों का विद्यार्थियों पर कब प्रभाव पड़ता है, अक्सर वो ये सोचते हैं कि उनके पास बहुत सारा समय पड़ा है, वो उन चीज़ों को कल पढ़ लेंगे। ऐसा ही फ्रेंच के साथ हुआ, उसके अध्यापक ऐसा उसे कहते हैं। एंड नाउ, और आज देखो, यू सी, तुम्हें पता है, वेयर वी हैव कम आउट, की हमारी स्थिति क्या हो गई है। और जिस प्रकार से सारा साल आनंद करने के बाद में जब एग्ज़ाम आ जाती है, एग्ज़ाम लग जाती है और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर स्थिति ये होती है कि देखो आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, खराब से खराब होती जा रही है। अरे, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, विद अल्सैक, अल्सैक के लोगों के साथ। क्या है वहाँ के अल्सैक के लोगों की परेशानी, सी पुट्स ऑफ, कि यहाँ के जो लोग हैं वो कर देते हैं लर्निंग, अध्ययन के काम को छोड़ देते हैं, टिल टुमारो, कल के समय पर। क्योंकि लोग पढ़ाई को तत्काल नहीं करते, वो पढ़ाई को कल के समय पर छोड़ देते हैं, भविष्य पर छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं करते। नाउ, आज, दोज फेलोज, वो जो लोग हैं, आउट देयर, जो वहाँ खड़े हैं, विल हैव द राइट, उनके पास ऐसा अधिकार है, टू से टू यू, कि वो तुमसे कह सकते हैं,
जो जर्मनी के लोग, जो पर्शिया के लोग वहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो फ्रांसीसी लोगों से ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाउ इट इज़, अरे ऐसा कैसे है, यू प्रिटेंड कि तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंचमैन कि तुम फ्रांसीसी हो। वो कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, एंड यट, और फिर भी यू कैन नीदर स्पीक, ना ही तो तुम बोल सकते हो, नो राइट, और ना ही लिख सकते हो योर ओवन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। तो जर्मनी के लोग फ्रांसीसियों को कहेंगे कि तुम फ्रांसीसी लोग खुद को फ्रांसीसी कहते हो, जबकि तुम्हें फ्रांस की भाषा ना ही तो आती है बोलना और ना ही लिखना आती है, तो फिर किस हिसाब से तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे फ्रांसीसी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, है बेचारे छोटे से फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है, टू रिप्रोच, जिससे कि दिखार दिया जा सकता है, आवर सेल्वेज विद, हम खुद को। अध्यापक कहते हैं कि हम सभी में बहुत सारी कमियां हैं, जिन कमियों के लिए हमें दिखारना चाहिए, हमें खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। तुम ही केवल ऐसे नहीं हो जिसे शर्मिंदा होना चाहिए, अल्सेक के सारे ही लोग ऐसे हैं जिनको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि वो फ्रांसीसी भाषा पर कभी उन्होंने क्या नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है। योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो माता पिता है, वर नॉट एंग्जियस, वो भी चिंतित नहीं थे, इनफ, इतने पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, कि वो तुम्हें पढ़ने पर क्या कर पाएँ, जोर दे पाएँ। तो तुम्हें तो कभी लगा ही नहीं कि तुम पढ़ो, लेकिन तुम्हारे जो माता पिता हैं वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि वो तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। दे प्रेफर्ड, उन्होंने तो अधिक महत्व दिया, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर लगाने का, ऑन ए फार्म, किसी खेत पर, और एट द मिल्स, या फिर किसी कारखाने में। सो जिससे कि एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि उनको अधिक पैसा क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तो तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देकर तुम्हें या तो किसी खेत पर काम करने के लिए भेज दिया, या फिर किसी कल कारखाने में भेज दिया, जिससे कि उनको क्या हो सके, कुछ अधिक पैसा मिल सके। ये तो है उनके माता पिता की गलती। एंड आई, और मैं खुद, यहाँ पे जो आई है वो आया है एम हैमिल के लिए। तो एम हैमिल खुद के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, आपकी इस स्थिति के लिए मुझे भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मतलब एम हैमिल खुद को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार समझते हैं। हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने नहीं अक्सर, सेंड यू, तुम्हें भेज दिया, टू वाटर, पानी डालने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, पढ़ने के बजाय, योर लेसन्स, तुम्हारे पाठ। अध्यापक कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि पाठ पढ़ाने के बजाय मैंने तुम्हें कह दिया कि जाओ बगीचे में जाओ और पौधों में क्या डालो, पानी। तो इसमें मेरी भी गलती है, मैंने भी तुम्हारी पढ़ाई पर क्या नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है। एंड और व्हेन आई वांटेड, जब कभी भी मेरी इच्छा हुई, टू गो फिशिंग, मछलियां पकड़ने के लिए जाने की, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं दे दिया, ए हॉलीडे, एक छुट्टी। और कभी एम हैमिल कहते हैं कि कभी जब मेरी इच्छा हुई कि आज तो मैं मछलियां पकड़ने के लिए जाऊं, तो मैंने पूरी स्कूल की ही क्या कर दी, छुट्टी कर दी। इस वजह से मैंने अध्यापन के कार्य में भी क्या की है, लापरवाही बढ़ती है। तो उन बच्चों की स्थिति के वास्तविक जिम्मेदार उनके माता पिता भी हैं, और वो अध्यापक भी है, और साथ में बच्चे तो जिम्मेदार हैं ही निश्चित रूप से। देन तब, फ्रॉम वन थिंग, एक बात से शुरू करके, टू अनदर, वो बातें करते गए दूसरी बात पर, और इस प्रकार से निरंतर कहते गए। एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमिल बातें करते रहे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। एम हैमिल ने बहुत सारी बातें की फ्रांसीसी भाषा के बारे में, सेइंग, और उन्होंने ऐसा कहा, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार की। एम हैमिल ने फ्रांसीसी भाषा को संसार की सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा कहा है। क्यों कहा है, द क्लियरेस्ट, क्योंकि ये भाषा सबसे शुद्ध है, एंड मोस्ट लॉजिकल, और अपने आप में सबसे ज़्यादा तार्किक है। इन दो गुणों के कारण एम हैमिल ने फ्रांसीसी भाषा को दुनिया की सबसे अच्छी भाषा कहा है। दैट, इतनी वो महत्वपूर्ण है, वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए, अमंग अस, हमारे खुद के बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से हमारी भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें इस भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, कि जब कभी भी लोगों को दास बना लिया जाता है, उन पर अधिकार कर लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जितने समय तक, दे होल्ड फास्ट, वो मजबूती से जुड़े रहेंगे, टू देयर लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा से, इट इज एज इफ, वो ऐसा है जैसे कि, दे हैड द की, जैसे कि उनके पास चाबी है, टू देयर प्रिजन, उनकी
जेल की या कोठरी की। एम हैमिल कहते हैं कि यदि तुम्हें अपनी मातृभाषा आती है तो वो ऐसी है जैसे तुम किसी जेल में बंद हो, और यदि तुम्हें मातृभाषा आती है तो उस मातृभाषा के सहयोग से तुम उस जेल से मुक्त हो सकते हो या अपनी दासता से मुक्त हो सकते हो। इसलिए अपनी मातृभाषा का अपना क्या होता है, महत्व होता है। देन तब ही ओपनड ए ग्रामर बुक, उन्होंने एक ग्रामर की किताब को उठाया, व्याकरण की किताब को उठाया, एंड रीड अस आवर लेसन, और उन्होंने हमें हमारा पाठ क्या किया, पढ़कर सुनाया। तो एक पाठ पढ़ाते हैं व्याकरण में। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? हाउ वेल, कि कितनी अच्छी तरह से आई अंडरस्टूड इट, मैं उस पाठ को सीख गया था। फ्रेंच को आज तक कुछ भी समझ में नहीं आया था फ्रांसीसी भाषा के, लेकिन आज वो पाठ जब पढ़ाया जा रहा है ग्रामर का, तो वो पाठ उस फ्रेंच को बहुत अच्छी तरह से क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। ऑल ही सेड, सारी बातें जो मेरे अध्यापक ने मुझे कही, सीम्ड सो ईजी, मुझे बहुत ज़्यादा आसान लग रही थी। सो ईजी, अत्यधिक आसान लग रही थी, जैसा मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। आई थिंक टू, मैंने यह भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड, कि शायद मैंने कभी सुना भी नहीं था, सो केयरफुली, इतनी सावधानी से। मुझे समझ में क्यों आती? क्योंकि आज तक जितनी सावधानी से मैं आज सुन रहा हूँ, उतनी सावधानी से शायद मैंने कभी भूतकाल में उनकी बातों को सुना भी नहीं था। एंड दैट, और कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, कि उन्होंने समझाया भी नहीं था, एवरीथिंग, प्रत्येक बात को, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। तो अध्यापक ने भी कभी उन्हें धैर्य के साथ सारी चीज़ें नहीं समझाई, और ना ही उन बच्चों ने धैर्य से और ध्यान से सुना। इस वजह से दोनों की यहाँ गलती लेखक फ्रेंच के माध्यम से बता रहा है। इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, जैसे कि, द पुअर मैन, वो बेचारा आदमी, बेचारा आदमी यहाँ पे अध्यापक को कहा गया है, वांटेड टू गिव अस, जैसे वो हमें दे देना चाहता था, ऑल ही न्यू, वो सारा ज्ञान जो उसके पास था, बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से जाने से पहले, एंड टू पुट इट, जैसे वो रख देना चाहता था उस ज्ञान को, इनटू आवर हेड्स, हमारे सिरों में, विद वन स्ट्रोक, एक ही झटके के साथ। अध्यापक बहुत सारी बातें बता रहे हैं और शायद इस आशा से बता रहे हैं कि वो सारी बातें विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और अपने मस्तिष्क में उसे स्थिर कर लेंगे, भविष्य के लिए वो क्या करेंगे, उसे संजो कर रखेंगे। इसलिए वो अध्यापक उन्हें बहुत सारी बातें फ्रांसीसी भाषा और फ्रांसीसी देश के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। आफ्टर द ग्रामर, जब व्याकरण का पाठ पूरा हुआ, वी हैड ए लेसन, तब हमारी पढ़ाई हुई, इन राइटिंग, क्या करने में, लिखने के लिए। तो ग्रामर का तो पढ़ा दिया, फिर लिखने का काम शुरू होता है। दैट डे, उस दिन, एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज, जो एम हैमिल थे हमारे अध्यापक, वो नई कॉपियां लेकर आए थे फॉर अस, हमारे लिए। रिटन, जिन पर लिखा गया था, इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत ही सुंदर और गोल गोल अक्षरों में। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सैक, फ्रांस अल्सैक, फ्रांस देश है और अल्सैक वहाँ का क्या है, एक जिला है। तो ये शब्द उन कॉपियों पर लिखा गया था, जो शब्द जिन कॉपियों पर, जो कॉपियाँ क्या की गई थी, एम हैमिल के द्वारा क्या की गई थी, बच्चों के लिए लाई गई थी। दे लुक्ड, और वो कॉपियाँ लग रही थी, लाइक लिटिल फ्लैग्स, जैसे छोटे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो उड़ रहे हों चारों तरफ, इन द स्कूल रूम, उस स्कूल के कमरे में, हंग फ्रॉम रॉड, जो कि किसी सरिये से जुड़े हुए हो, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारी डेस्क के ऊपर क्या हो, लगा हुआ हो। तो उन कॉपियों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्रांस लिखा हुआ है, अल्सैक लिखा हुआ है। ये अपने आप में मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति क्या है, समर्पण है। जिस प्रकार से झंडा मातृभूमि का प्रतीक होता है, तो वो जो कॉपियां, उनके ऊपर नाम लिखने का भी तात्पर्य यही है कि वो क्या हो रही है, झंडे के समान लग रही हैं। यू ऑट टू हैव सीन, अरे तुम्हें भी देखना चाहिए था। हाउ एवरीवन, कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क, अपने कार्य में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और देखो वहां पर कितनी शांति छाई हुई थी। तो प्रत्येक बच्चा अपने काम पर लगा हुआ था, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। द ओनली साउंड, केवल वो आवाज, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, केवल आ रही थी पेन के चलने के कारण, ऑन द पेपर, किसके, पेपर के। तो क्लास में कोई आवाज नहीं हो रही थी, केवल पेन के कागज पर चलने की आवाज आ रही थी। वंस सम बेटल्स, कभी कभार कुछ भंवरे, वह फ्लू इन, उड़ते हुए अंदर आए, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, टू दैम, उन भंवरों के ऊपर। तो कुछ भंवरे उड़ते हुए कक्षा में आते हैं, लेकिन किसी भी विद्यार्थी ने उन भंवरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, अरे बड़े लोगों को तो छोड़ो, छोटे से छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया।
हु वर्कड, जो कर रहे थे काम, राइट ऑन ट्रेसिंग, बनाने का, देयर फिश हुक्स, पर मछली पकड़ने के कांटे। वो अपनी कॉपियों में मछली पकड़ने के कांटे क्या कर रहे थे, बना रहे थे, उनके चित्र वो बना रहे थे। उन्होंने भी भंवरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एज इफ, जैसे कि, दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी अपने आप में क्या हो, फ्रांस रूपी कोई चीज हो जिसे वो अपने मनोभावों में स्थिर करना चाहते हैं या फिर हमेशा संजोए रखना चाहते हैं। ऑन द रूफ, उस क्लास की कक्षा की छत पर, द पिजन्स, जो कबूतर थे, कूड वेरी लो, बहुत ही धीमी आवाज में कूकह रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रेंच कहता है कि मैंने खुद ने ही मन में सोचा। क्या सोचता है फ्रेंच? विल दे मेक देम सिंग, क्या वो उन्हें भी मजबूर कर देंगे गाने के लिए, इन जर्मन, जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स, क्या उन कबूतरों को भी। जर्मनी का अधिकार हो गया है फ्रांस पर, फ्रांस की जो भाषा थी उसे बंद कर दिया गया और जर्मनी की भाषा वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया गया। अब वो फ्रेंच सोच रहा है कि जब जर्मनी का फ्रांस पर अधिकार ही हो गया है तो क्या वो जर्मनी के लोग यहाँ मिलने वाले उड़ने वाले जो पक्षी हैं, जो कबूतर हैं, क्या उन्हें भी वो जर्मन भाषा पढ़ने के लिए, बोलने के लिए मजबूर कर देंगे? क्या वो जिस प्रकार से कबूतर बोलते हैं क्या उन्हें भी मजबूर किया जाएगा कि वो भी क्या करें, जर्मन भाषा बोलें? ये एक बहुत बड़ा विषय है जो उस फ्रेंच के दिमाग में आता है और उसे क्या कर देता है, झकझोर देता है। वेन एवर, जब कभी भी, आई लुक्ड फ्रॉम माई राइटिंग, मैंने अपने लिखने के कार्य से ऊपर नज़र को उठाया, आई सा, मैंने देखा, एम हेमिल सिटिंग, के मेरे जो अध्यापक हैं एम हेमिल, वो बैठे हुए हैं, मोशनलेस, बिल्कुल बिना हिले डुले, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी के ऊपर। गैजिंग फर्स्ट वन थिंग, पहले तो वो एक चीज की तरफ देखते हैं, देन एट अनदर, और फिर अपनी नज़र को दूसरी तरफ क्या करते हैं, ले जाते हैं। फ्रेंच देखता है कि उसके अध्यापक बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, पहले वो एक चीज को देखते हैं फिर दूसरी चीज को देखते हैं। एज इफ, वो ऐसे देखते हैं जैसे ही वांटेड टू फिक्स, जैसे वो स्थिर कर लेना चाहते हों, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि किस प्रकार से प्रत्येक चीज नजर आती थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। तो अध्यापक सारी चीज़ों को देखकर शायद ये एहसास करना चाहते हैं कि स्कूल में प्रत्येक चीज़ कैसी नज़र आती है। शायद वो जब वहाँ से चले जाएंगे तो वो यादें ही रहेंगी जिनको वो याद करके क्या करेंगे, खुद को तसल्ली देंगे और फ्रांस को क्या करेंगे, याद करेंगे। फैंसी, अरे सोचो, कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स, कि 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर, वो वही रहा था, इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर। आपको बता दिया गया था कि जो अध्यापक था उसी विद्यालय में 40 साल से पढ़ा रहा था। विद हिज गार्डन आउटसाइड, जबकि उसका जो बगीचा था वो बाहर बना हुआ था, द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास, और उसकी जो कक्षा थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, हमेशा उसके सामने ही रहती थी। जस्ट लाइक दैट, ये परिस्थिति ठीक कैसी है जैसी आपको क्या की जा रही है, बताई जा रही है। तो 40 साल से वो वहीं था, उसका बगीचा भी वहीं था, अध्यापक भी वहीं थे, और वो उसके जो विद्यार्थी थे वो भी उसके सामने वहीं बैठे रहते थे। इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाना अपने आप में एम हेबल को बहुत दुखदायी क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है। ओनली द डेस्क, केवल वो जो डेस्क थी, एंड बेंचेज, और बेंचेज थी, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, वो क्या हो गई थी, चिकनी। 40 वर्षों में कुछ नहीं बदला है, जो टेबल और स्टूल थी वो चिकनी हो गई लोगों के बैठने के कारण। और इसके अलावा द वॉलनट ट्रीज, वो जो अखरोट का पेड़ था, इन द गार्डन, उस बगीचे में, दैट वर टॉलर, जो अब क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे। 40 वर्षों में वो जो स्टूल और टेबल थी वो स्मूथ हो गई, चिकनी हो गई, और साथ में अखरोट का जो पेड़ था वो भी बड़ा हो गया। एंड द हॉप वाइन, और ये जो लता थी कोई, दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद ने लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडो, वो खिड़की से लिपटती हुई, टू द रूफ, कहाँ तक चली गई थी, छत तक। तो एक अखरोट का पेड़ उसने लगाया था वो भी बड़ा हो गया, और साथ में एक कोई लता भी उसने वहां पे उगाई थी वो भी अब क्या हो गई है, खिड़की से लिपटती हुई कहाँ चली गई है, उस छत के ऊपर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, अरे किस प्रकार से टूट गया होगा, हिज हर्ट, उसका हृदय, टू लीव इट ऑल, जब वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाएगा, पुअर मैन, वो बेचारा आदमी, जब वो इन सारी चीज़ों को, अपनी बनाई हुई चीज़ों को छोड़कर जाएगा तो उसे बहुत दुख होगा। टू हियर हिज सिस्टर, कि जब वो सुन रहा है अपनी बहन को, मूविंग अबाउट द रूम अबोव, जो ऊपर बने हुए कमरे में चल रही है, प्लेसिंग, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपने जो ट्रंक्स होते हैं, जो बक्से होते हैं, उनको क्या कर रही है, वो पैक कर रही है। तो अध्यापक के साथ उसकी बहन भी वहीं रहती थी। अब वो बहन क्या कर रही है, ऊपर के कमरे में अपने सामान को बक्सों में क्या कर रही है,
जचा रही है, ये सुनकर भी शायद एम हैमिल को बहुत दुख होता है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री, क्योंकि उन्हें वो फ्रांस देश छोड़कर जाना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन। फ्रांस देश कह सकते हैं या फिर वो अल्सैक जो जिला है उसे छोड़कर उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें सोचकर एम हैमिल बहुत दुखी हो जाते हैं। बट लेकिन ही हैड द करेज, लेकिन अध्यापक में इतना साहस था टू हियर एवरी लेसन, कि वो प्रत्येक पाठ को सुना सके, टू द वेरी लास्ट, अंतिम छोर तक, अंतिम स्थिति तक। अध्यापक बहुत दृढ़ संकल्पी थे, वो चाहते थे, वो जानते थे कि प्रत्येक पाठ को उन्हें देर तक समझाना है। आफ्टर द राइटिंग, जब हमारा लेखन का कार्य हो गया, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तब हमें इतिहास में एक पाठ पढ़ाया गया। तो पहले तो ग्रामर का पढ़ाया गया, फिर राइटिंग का, और अब किसका? हिस्ट्री का, इतिहास का। एंड देन, और तब, द बेबीज चांटेड द बा बे बी बू, और अंततः जो बच्चे हैं वो बारखड़ी बोलने लग जाते हैं। बा बे बी बी बू जो आता है, आप जानते हैं कैसे लेकर गया तक, वो बोलने लग जाते हैं। डाउन देयर, वहाँ पर नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के पीछे की तरफ, ओल्ड हॉसर, जो ओल्ड हॉसर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने भी अपना चश्मा अपनी आंखों पर लगा लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और उसने वो किताब पकड़ रखी थी, इन हिज बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में। कमरे के पीछे की तरफ, कक्षा में पीछे हॉजर बैठा हुआ था, उसने एक पुरानी किताब अपने हाथों में पकड़ रखी और एक बड़ा सा चश्मा अपनी आंखों पर लगा रखा था। क्या कर रहा है वहाँ बैठा बैठा वो? स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, जिस प्रकार से बच्चे शब्दों को बोल रहे थे, उसी प्रकार से होशियर भी उनके साथ साथ क्या कर रहा है? उन शब्दों को स्पेल कर रहा है, बोल रहा है। यू कुड सी दैट ही, आप यह भी देख सकते थे कि वो जो होजर है, टू वाज क्राइंग, वो भी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी जो आवाज़ थी वो रुक रही थी, कपकपा रही थी। विद इमोशन, किसके साथ? किसी भाव के साथ। वो भाव किसका था? दुख का। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको पढ़ते हुए सुनना बहुत ही मजाकपूर्ण लग रहा था। दैट वी ऑल वॉन्टेड, कि कभी कभी तो हम सब चाहते थे, टू लाफ, कि हम हंसें, एंड क्राई, और बाद में हम ऐसा भी सोचते थे कि हम उसकी बातों को सुनकर, उसकी पढ़ाई को सुनकर क्या करें? रोएं। तो हॉजर था, वहाँ बैठा था, अपनी मातृभाषा को वो पढ़ रहा है, उसकी जो आवाज़ थी वो लड़खड़ा रही थी। बच्चे उसको देखकर कभी ऐसा महसूस करते हैं कि उसकी देखकर उसकी बातों पर हंसें, और कभी उन्हें लगता था कि उसकी बातों को देखकर वो क्या करें? रोएं, क्योंकि वो वहाँ पर मातृभाषा को सम्मान देने के लिए आया था। अरे, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, देखो मुझे ये कितनी अच्छी तरह से याद हो गया। दैट लास्ट लेसन, वह मेरा अंतिम पाठ, क्योंकि ये उनके फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। जब फ्रेंच ने उसे बहुत ही ध्यान से सुना है तो आज उसे महसूस होता है कि उसने वेरी वेल रिमेंबर क्या कर लिया, उसे कर लिया है, उसे वो बहुत अच्छी तरह से पाठ याद हो गया है। ऑल एट वंस, तभी अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो गिरजाघर की जो घंटी है उसमें 12 बज जाते हैं। देन द एंजलस, और बाद में प्रार्थना की घंटी बजती है। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, जो पर्शिया के जो लोग हैं उनकी जो तुरैयाँ थी, तुरैया क्या होती है आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये तुरई होती है जो किसी युद्ध के समय अक्सर क्या की जाती है? बजाई जाती है। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, ये जो सैनिक हैं वो व्यायाम करके वापस आ रहे थे। साउंडेड, उनकी तुरही वो बजाते हैं, अंडर द विंडो, उस खिड़की के नीचे से। तो जहाँ क्लास लग रही होती है वहाँ पर वो उस दिशा से, उस रास्ते से पर्शिया के जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं? तुरही बजाते हुए क्या करते हैं? वहाँ से गुजरते हैं। एम हैमिल स्टूड अप, तभी एम हैमिल, हमारे अध्यापक, उठ जाते हैं। वेरी पेल, ऐसा लगा जैसे उनका चेहरा बहुत पीला पड़ गया हो। इन ही चेयर, अपनी कुर्सी में से, और अपनी कुर्सी पर से वो उठ जाते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मुझे कभी भी मेरे अध्यापक इतने बड़े नहीं लगे थे। तो क्या इसका तात्पर्य ये हुआ कि एम हैमिल की हाइट अचानक बढ़ गई हो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि फ्रेंच कह रहा है कि मेरे अध्यापक मुझे ऐसे कभी महसूस नहीं हुए थे। इसका तात्पर्य है कि एम हैमिल का जो सम्मान है वो फ्रेंच की नज़रों में और भी अधिक आज क्या हो गया है? बढ़ गया है। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, मेरे अध्यापक ने कहा। आई बट, लेकिन, समथिंग चॉक्ड हिम, वो आई मैं कहते हुए रुक जाते हैं और आगे वो नहीं बोल पाते, शायद उनकी आवाज़ रुक जाती है। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो क्या नहीं कर पाए? आगे की बात को नहीं बता पाए। तो वो खड़े तो हुए थे कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते हैं? आगे नहीं बोल पाते हैं।
देन ही टर्न्ड, तब वो घूम जाते हैं, टू द ब्लैक बोर्ड, उस श्याम पट की तरफ, टुक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक के टुकड़े को वो उठाते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी सारी शक्ति के साथ संग्रहित करते हुए, ही रोट, वो लिख देते हैं, एज लार्ज एज ही कुड, उतने बड़े अक्षरों में जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते हैं। वो फिर अपनी कुर्सी पे से खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, एक चौक उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से क्या कर देते हैं, बोर्ड पर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? वाइवेला फ्रांस। वाइवेला फ्रांस का मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। तो अपने मातृभाषा के और मातृभूमि के आदर्शात्मक वाक्य के रूप में वो क्या करते हैं, फ्रांस जिंदाबाद अपने उस बोर्ड पर लिख देते हैं। देन ही स्टॉप्ड, तब वो लिखना रोक देते हैं, एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सिर को वो लगा लेते हैं, अगेंस्ट द वॉल, उस दीवार के पास में, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, मेड ए गेस्चर, एक संकेत करते हैं, टू अस, हमारी तरफ, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। और बोर्ड पर लिखने के बाद में वो अपने शरीर को दीवार से सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं और हाथ से इशारा करते हुए क्या करते हैं, विद्यार्थियों की तरफ कहते हैं। कहते क्या है, बोलते नहीं है, केवल इशारा करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या इशारा करते हैं? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या कर दी गई है, विसर्जित कर दी गई है। यू मे गो, अब तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। जिस प्रकार से गणेश विसर्जन आप देखते हैं, गणेश जी की मूर्ति को क्या कर दिया जाता है, पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से अध्यापक कहते हैं कि हमारा जो स्कूल है वो आज विसर्जित किया जाता है। इसका तात्पर्य ये जो फ्रांसीसी भाषा जो आप आज पढ़ते आए थे आज तक, वो आज से बंद की जाती है। आज के बाद में हम कोई फ्रांसीसी भाषा का पाठ नहीं पढ़ेंगे। और इस प्रकार से किसी एक राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र पर अधिकार करने के कारण वहाँ के लोगों को उनकी मातृभाषा और मातृभूमि से क्या कर दिया जाता है, उस प्रेम से वंचित कर दिया जाता है। ये अपने आप में मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट है और अपने आप में बहुत बड़ा कलंक है। इसके लिए हमें सभी मानव प्राणियों को क्या करना चाहिए, एक साथ संघर्षशील रहना चाहिए और समानतापूर्ण व्यवहार की तरफ बढ़ना चाहिए। ये पाठ आपका यह संदेश देता है और इसी पाठ के साथ आशा करते हैं कि आपको पसंद ये आया है, याद भी हुआ होगा और आप इसे समझ पाए हैं। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमसे नियमित रूप से जुड़ सकें। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।